10015। मुझे ओरल हेल्थ प्रोग्राम की बात बताइए। सर ओरल हेल्थ प्रोग्राम सर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसमें पीएचसी लेवल पर डेंटिस्ट को अपने नियुक्ति देना है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब दंत चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ सर, लेजर का उपयोग कर सकते हैं उसमें। हाँ, कहाँ कहाँ पे और किस कंडीशन में? सर लेजर का उपयोग सर सॉफ्ट टिश्यू रिमूवल में कर सकते हैं, हार्ड टिश्यू रिमूवल में कर सकते हैं, हम्म, एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, जी। जिंजिवेक्टोमी, फ्लैप हम्म, सर्जरी। हम्म। अच्छा, अभी आपने एक सब प्रयोग किया रूट कैनाल में, तो इसकी जरूरत कब पड़ती है रूट कैनाल की? ये वैसे वॉइस सर कम आ रही है थोड़ा। अच्छा। एक मिनट होल्ड करें, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम उनकी आवाज कम करेंगे। उनकी आवाज को कम करें। हाँ डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो मुझे एडियोडोंटल डिजीज के बारे में बताइए। एडियोडोंटल डिजीज के क्या कारण हो सकते हैं? Periodontal disease are the disease related to the periodontium of tooth, including gums, tooth, palliative bone, periodontal ligaments. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके दांतों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और उसके मसूड़ों से हल्का हल्का ब्लडिंग भी हो रहा है, क्या कारण हो सकती है? सर ब्लीडिंग का कारण जनरली डेंटल प्लाक के कारण भी हो सकता है उसमें, जिसमें डिपोजिशंस हो जाता है कैलकुलस चारों तरफ गम्स के, एंड कुछ न्यूट्रिशनल डेफिनेंसी के कारण भी हो सकता है उसमें, इनमें भी कुछ सिस्टमिक रीजन भी हो सकते हैं, जैसे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, ल्यूकेमिया, लाइक दैट। सर, स्कैनिंग और रूट प्लानिंग का क्या महत्व है दंत चिकित्सा के क्षेत्र में? Scaling and root canalling is necessary for the removal of dental plaque and improving the health of periodontium, gums, and supporting structures. डेंटल Root canalling, root planning is the process of to smoothing the root surface and removing the necrosed cementum around the tooth surface. डेंटल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? थोड़ा सा वॉइस नहीं आ पा रही। डेंटल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? Sir, dental anthropology deals with the uh, development and development of tooth, and changes how to develop the tooth from past year to the recent years. सर्जिकल पीरियोडोंटल थेरेपी कब की जाती है? सर्जिकल Surgical surgical periodontitis, periodontal surgery sir, mild to moderate to severe cases में की जाती है इसमें। पॉकेट डेप्थ मोर देन 3 mm। अच्छा, ऐसा अपने निवास में आपने भोपाल इंदौर दोनों लिखा है, तो अभी आप कहाँ पे हाँ हैं, जी। भोपाल में कि इंदौर में हैं? सर मैं अभी भोपाल में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर।
अच्छा, भोपाल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया गया है मिस्टर मोहन सरकार के द्वारा? सर भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे पर्यटन स्थल में इम्प्रूवमेंट किया, जैसे बोट क्लब हुआ, जहाँ पर आज अभी पिछले कुछ ही महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शिकारा बोट्स वहाँ पर लाए हैं, जिससे कि पर्यटन वहाँ पर काफी सुधार हो। अच्छा, अभी आज का आपने पेपर पढ़ा है? हाँ जी सर। क्या मुद्दे समाचार है? सर आज के पेपर में सर एक तो इस ईरान और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर, उसके बीच में मध्यस्थता के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। और एक सर नई जैसे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनको दो जगह और करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी जबलपुर में है, तो भोपाल और उज्जैन के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है, और आरजीपीवी भोपाल में है, तो जबलपुर और उज्जैन में उसके लिए प्रस्ताव रखा है। आरजीपीवी की स्थापना कब की गई थी? आरजीपीवी की स्थापना कब की गई थी? हाँ, हाँ जी सर, आरजीपीवी की स्थापना एग्जैक्ट नहीं पता सर मुझे। बीडीएस आपने देवी अहिल्याबाई से किया हुआ है ना? बीडीएस आपने कहाँ से किया हुआ है? हाँ, देवी हाँ जी सर, अहिल्याबाई। बीडीएस मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर से किया है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। हम्म, 2007 में मैंने बीडीएस किया, 2008 में इंटर्नशिप कंप्लीट कर दिया था। जी। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हाँ, सर ये नहीं पता सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अभी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय के कुल गुरु कौन है? सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय के कुल गुरु कौन है वर्तमान में? हाँ, नहीं पता सर। जब आप बीडीएस कर रहे थे तब कौन थे? हाँ सर, मुझे याद नहीं, भूल गया हूँ मैं। तो डॉक्टर सॉरी सर। साहब ये दोनों देख लीजिएगा, जब आप कर रहे थे तब और अभी वर्तमान में कौन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये बेसिक बातें जरूर कर लीजिए, इस तरह से ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, आपके कोर्स पे। ठीक है सर। ठीक है। सुरेश जी, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टीम क्या है और किसे कब करते हैं? ग्राफिक्स बारे में कौन ग्राफिक? आवाज, सुरेश जी, आप मुझे कौन ग्राफिक के बारे में बताइए। हेलो, आवाज। हाँ हेलो। कौन ग्राफिक के बारे में बताइए सुरेश जी। हेलो, बोन हेलो, क्राफ्टिंग, हाँ जी। बोन क्राफ्टिंग के बारे में बताइएगा। ओके, मैं बॉन ग्राफ्टिंग, ठीक है। हाँ, हाँ। बीच में करते हैं। बताइए बताइए। हाँ, bone grafting is a regenerative procedure of surgery in which the periodontal bone graft placed in the deep pockets and uh, vertical bone loss and the uh, exposed tooth surface and the exposed implant surface to improve the strengthening of tooth and implants. सुरेश जी, आप मुझे जो पल्प आपका वाइटलिटी है उसके टेस्ट के पल्प वाइटलिटी टेस्ट के बारे में बताइए।
मैम पल्प वाइटलिटी टेस्ट थर्मल टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है उसमें। पल्प के वाइटलिटी उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें पल्प को थर्मल टेस्ट में हम इसमें गर्म कुछ इंस्ट्रूमेंट उसको प्लेस करते हैं, उसके बाद उसमें सेंसेशन फील करते हैं कि उसमें पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसमें पेन हो रहा होगा तो इट मीन्स पल्प इज वाइटल, और इफ देयर इज नो पेन मीन्स पल्प इज डेड। अच्छा, इसमें आपने मेंशन किया है आप नियमित योग करते हैं ना? योग करते हैं, योग, हाँ योगा। जी मैम। तो योगा डे, योगा। योगा डे कब मनाया जाता है? और योगा डे मैम 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को। हाँ जी मैम। तो योगा का ओरल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? योगा का ओरल हेल्थ पर बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? मैम योगा, योगा भी योगा के द्वारा मैम इम्प्रूवमेंट जैसे शरीर पर पड़ता है वैसे ही टीथ और गम्स पे पड़ता है। इससे मैम प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड गम्स की जो हेल्थ है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है प्रॉपर सर्कुलेशन के कारण। और अपने प्रॉपर फिजिकल फिटनेस रहेगी, जिससे कि हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा, तो हमें न्यूट्रिशन सप्लाई भी प्रॉपर मिलेगी। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर योगा का टाइप जो आपके ओरल हेल्थ से रिलेटेड हो, ऐसा कोई है क्या? पर्टिकुलर योगा से रिलेटेड मैम इसमें जनरली ऐसा स्पेसिफिक नहीं याद आ रहा मैम, मुझे सॉरी। ठीक, भोपाल से हैं आप, है ना? भोपाल और इंदौर से संबंधित है। तो भोपाल जो है उसके बारे में जरा बताइए। शिकारा मैम के बारे, भोपाल शिकारा बता देना। ठीक, ओके। तो आप मुझे ये बताइए, भोपाल जो है उसमें हॉस्पिटल जो है सबसे पुराना हॉस्पिटल कौन सा है भोपाल? भोपाल में मैम सबसे पुराना हॉस्पिटल में इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज है, जो 1955 में स्टार्ट हुआ था। 1955 में। 1900 एग्जैक्ट याद नहीं, 1900 याद नहीं है मुझे। ठीक। अच्छा, आपने जब और बीडीएस किया था तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे? आपने मैम बीडीएस एक आपने बीडीएस किया था 2007 में, है ना? तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे, याद है आपको? हाँ, मेरे सब्जेक्ट जैसे फाइनल ईयर में पेरियोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, ओरल डायग्नोस्टिक्स एंड रेडियोलॉजी एंड प्रोस्टोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट। अच्छा, इसमें आपने मेंशन किया है कि दूरदर्शन केंद्र भोपाल से रिलेटेड मेंशन किया है, तो क्या ये इसके बारे में जरा बताएंगे आपको? हेलो। मैम एक प्रोग्राम हुआ था दूरदर्शन में 2010 में। उसमें ओरल हाइजीन से रिलेटेड एक परिचर्चा हुई थी। करीब 20-25 मिनट का प्रोग्राम था। हाउ टू केयर अवर ओरल हेल्थ से ऊपर परिचर्चा थी, डिस्कशन था मैम। अच्छा, ये बताइए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में सुना है आपने? यूआईपी, यूनिवर्सल, नहीं मैम। नहीं सुना इसके बारे में? अच्छा, आपको कौन कौन सी वैक्सीन लगी हुई है? मैम मुझे अच्छा, ओके मैम, वैक्सीन प्रोग्राम होता है ये। इसमें स्टार्टिंग में बच्चों को जब बर्थ होता है उस टाइम टीबी का वैक्सीनेशन, बीसीजी वैक्सीनेशन लगता है, और पोलियो ड्रॉप्स लगती हैं। इसके बाद हर 1.5 महीने, 1 महीने बाद, 1.5 महीने से स्टार्ट होता है हेपेटाइटिस और पोलियो ड्रॉप्स एंड अब अभी हेपेटाइटिस पार्टिसिप। अभी करंट में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था, किसके लिए था? अभी करंट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गर्ल्स के लिए था, जो प्यूबर्टी एज में आती हैं, करीब 13 ईयर्स से 16 ईयर्स के बीच में जो है, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेशन दिया जा रहा था।
जो सर्वाइकल कैंसर का एक कॉजिंग एजेंट होता है, उसके लिए अभी प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने। तो ये पूरे भारत में चलाया गया था कि सिर्फ मध्य प्रदेश में चलाया गया था? मैम ये ऑल ओवर इंडिया चलाया गया है। ऑल ओवर इंडिया। एज ग्रुप क्या था लड़कियों के, आपने जिसके बारे में बताया? एज ग्रुप मैम इसमें 11 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स। एक बार इसको देख लीजिएगा, ये एज को थोड़ा देख लीजिएगा, इसका 12 to 16 नहीं है, तो देख लीजिएगा। ठीक ठीक है मैम। है। ठीक है। दुबे जी, आपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सीडी प्रोग्राम को लिखा है। हाँ जी मैम। लास्ट वर्कशॉप आपने कब अटेंड की थी और उसका टॉपिक क्या था? मैम लास्ट वर्कशॉप मैंने ये मार्च में अटेंड करी थी। एक इम्प्लांटोलॉजी के ऊपर था ये वर्कशॉप। इसमें साइनस लिफ्ट के ऊपर जनरली था उसमें भी। लास्ट मार्च में ही किया था उसका। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबे जी मेरा आपसे कि आपने यहाँ पे लिखा है कि आपका लर्निंग एप्टीट्यूड आपने अपने बारे में मेंशन किया है। तो आप रिसेंट में मुझे बताइए ऐसा कौन सा डिजिटल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री जिसके बारे में आपने नॉलेज गेन की हो? मैम डिजिटल एडवांस में मैंने अभी लर्निंग एटीट्यूड में मैम ओरल स्कैनर्स के बारे में जाना है। और उसकी मैं अभी स्टार्ट भी कर दिया है। ओरल स्कैनर्स के द्वारा इम्प्रेशन नाप लेना उसमें टिप का वो किया है। और एक सबसे पहले इम्प्लांट के ऊपर किया था मैम अभी मैंने वो एक कोर्स किया है इम्प्लांट के ऊपर। जी, तो बेसिकली इम्प्लांट जो है बेसिकली अगर एक्सेसिव बोन लॉस हो गया है ना, एडवांस स्टेज में कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उस केस में हम इम्प्लांट कर सकते हैं क्या पेशेंट का? तो एडवांस बोन लॉस अगर हो गया तो उस केस में इम्प्लांट नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट को प्लेस करने के लिए एटलीस्ट बोन होना जरूरी होता है उसमें। एटलीस्ट 4 to 5 to 6 एटलीस्ट मिनिमम इम्प्लांट्स के लिए जरूरी होता है। जी, तो वे जी आपने मेंशन किया है पीडी मैनेजमेंट। तो पीडी मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम ट्रायस सिस्टम। ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें जो न्यू पेशेंट्स आते हैं उनको की डायग्नोसिस करना प्रॉपर एंड उनका हाउ टू तो वे जी ट्रीटमेंट प्लान बताना। आपने ट्रायल सिस्टम के बारे में सुना है, उसके बारे में पूछ रही हूँ आपसे। ट्रायल सिस्टम। और नहीं मैम, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और ठीक है, ठीक है। सॉरी। जी, तो फिर जी आप मुझे डीसीआई के फंक्शंस बता दीजिए कि डीसीआई जो बॉडी है वो क्या उसके फंक्शंस क्या है, मेजर फंक्शंस क्या है या किस लिए काम? मैम डीसीआई डेंटल हेल्थ एजुकेशन रेगुलेट करता है। इसमें डिफरेंट कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करता है उसमें। और इम्प्रूवमेंट, हाउ टू न्यू रिसर्च जो हो रहे हैं, एडवांसमेंट जो हो रहे हैं, उसके लिए ये अपने डेंटल कॉलेजेस में जनरली रिकमेंड करते हैं। तो ये जो सीडी प्रोग्राम है ये डीसीआई कंडक्ट कराता है या आईडीए कराता है? मैम ये आईडीए जनरली कराता है मैम उसको। आईडीए कराता है उसको, कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। जी, तो जी और ये डीसीआई का ही रिकमेंडेशन है कि सीडीए प्रोग्राम्स चलते रहे। जी, दुबे जी डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ओरल हेल्थ स्ट्रेटेजी जो है 2030, इसके हम्म। बारे में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बताएंगे? और इसमें कुछ डिसीजेस की भी बात की गई है कि इन डिसीजेस को के प्रिवेंशन पे काम करना है नहीं? 2030
इस कुछ डिसीज इरिगेट करना है इंडिया में, इंडिया से, जैसे टीबी हुआ, उसको करना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दुबे जी, आप अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए जो आपको एक अच्छा डेंटिस्ट बनाते हैं। मैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, और पर्सनालिटी स्ट्रेंथ है, और एक काम नेचर है मेरा, फुल एंड काम नेचर, एंड लर्निंग एटीट्यूड है। जी, आप मुझे ये बताइए कि कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हाँ जी मैम, एक बार। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का क्या मतलब होता है। Conservative dentistry is the branch of dentistry that deals with the restorations and removal of caries, and to conserve the natural tooth structures. जी, तो आपने इसमें बोला है कंजर्व द नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर, नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर रिकवर या रिस्टोर किए जा सकते हैं कंप्लीटली वैसे ही जैसे वो ओरिजिनली थे। No, उसमें कैरियस पार्ट रिमूव कर देते हैं, और जो हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व कर। ठीक है, मुझे कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स का नाम बताइए। एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम। एंटी कैंसर, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथामोडोल, और ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स क्या होते हैं। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। centrally acting drugs are the drugs which acts on the central nervous systems, which includes brain and spinal cords. ओके, तो जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका लेना देना होता है डेंटिस्ट्री के साथ, या मतलब जो हमारा हेल्थ हाइजीन है या कुछ कनेक्शन है नर्वस सिस्टम का। Uh, हाँ जी मैम, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन जनरली मसल्स मेस्टिकेशंस में यूज होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो बोन ग्राफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं। Bone graft are the artificial or synthetic materials that are derived from uh, human tissues and other synthetic materials. पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिपीट करिए। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। हम्म, पेडियाट्रिक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे चाइल्ड का एक डेंटल ऑफिस में। आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे चाइल्ड का डेंटल ऑफिस में। मैम, डेंटल ऑफिस में चाइल्ड का मैनेजमेंट उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन से मैनेज करेंगे, जिससे कि उसको टेल शो डू, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको बताएंगे इससे ये होता है, और एक मॉडलिंग भी कर सकते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स का पहले ट्रीटमेंट कर दिया फिर उसका करा, तो वो समझेगा कि ट्रीटमेंट से कुछ उसको हार्म नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा एवर्सिव कंडीशंस में होगा, तो उसके लिए मैम वॉइस कंट्रोल मेथड या और रिस्टेनर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, या जैसे अगर वो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन से नहीं होता है तो फिर उसमें एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं। दिनेश जी, दिनेश जी। हाँ जी सर। हाँ, आपके अपने अभी तक के प्रैक्टिस के दौरान अ, सबसे मुख्य चैलेंज क्या रहा। सर अभी तक प्रैक्टिस के दौरान सबसे मुख्य चैलेंजेस जनरली इम्पेक्टेड टूथ में रहा है सर,
कई बार इम्पेक्टेड टूथ होता है तो उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो उसको हालांकि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कूल ऑन काम होकर इसको फिर रिमूव कर देते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट दे के ही पेशेंट या उनके गार्जियन घबरा जाते हैं, इतना जल्दी वो चेयर पर बैठना नहीं चाहते हैं, उसको बैठने से डर लगता है किसी बनावट देख कर। तो हम्म। वैसे में आपका पहला उत्तरदायित्व क्या होगा? सर वो अगर घबरा जाते हैं तो उसको लिए एक प्रॉपर समझाऊंगा मैं उसको कि इससे ऐसा कुछ काम नहीं होगा, ये एक टूल्स है, मतलब उसके निकालने के लिए अपने का एक टूल्स है, इसको डरने की जरूरत है नहीं। अगर फिर भी वो अगर नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में फिर अपन एंटी एनेक्सियोटिक ड्रग्स जो होते हैं, एंटी एनेक्सिटी ड्रग्स, वो बोलेंगे कि आप ये पहले खा के आइए फिर उसके बाद करेंगे। इससे क्या उनकी जो टेंशन या जो चिंता रहेगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा मंजूर जी। अब आप मुझे ये बताएं कि बोर्ड आपका चयन क्यों करे? सर मेरा बोर्ड चयन इसलिए करे कि मैं काफ़ी ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम्म, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और मैं ओपीडी मैनेजमेंट भी कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल भी है। और मैं चाहता हूँ कि सर पिछड़े और रूरल एरियाज में हम्म, अ, मुझे एक मौका दिया जाए जिससे कि मैं सरकारी जो स्ट्रक्चर है उसमें अपनी भागीदारी दे सकूं। ठीक। चलिए, बोर्ड की शुभकामना भी है आपके लिए कि निश्चित रूप से थैंक आपका यू। चयन हो। और इसी के साथ आज का आपका औपचारिक सत्र का समाप्त हो रहा है। बारी है फीडबैक की, तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फीडबैक की गुंजाइश बची नहीं है। आप लगभग ठीक काम कर रहे हैं हर जगह, है ना? बस ये देखिए, हाँ, थोड़ा सा आप थोड़ा ज्यादा सीरियस दिखते हैं कभी कभी, है ना? हाँ जी तो सर। हाँ, थोड़ा कम कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मुस्कान, हाँ अभी है। ऐसा हाँ, हाँ तो ये हल्का सा मतलब ये रखिए। हालांकि कई बार क्या होता है कि जब हम लगातार उत्तर देते हैं तो बहुत वो सीरियस मोड में चले जाते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है ना? लेकिन जब भी मौका मिले, मतलब एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो, अगले प्रश्न आए, तो उसके बीच का जो माहौल होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए जो अभी है ना? एक हल्का मुस्कान। ओके सर। हाँ, वो बात अलग है कि उत्तर देते देते हम थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, आप यूं तो लगा वो एक क्वेश्चन पुटअप करने के बाद दूसरा पुटअप हो जाता है तो मौका ही नहीं मिलता सर। उस बीच थोड़ा सा सहज हो जाया करिए, और बाकी ठीक है। हाँ, बाकी ठीक है, आप लगाउट हो सकते हैं। ठीक ठीक है। है।